हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं लेके हूँ आज आपके लिए क्लास 10 के साइंस का पहला लेक्चर क्लास। ये है डेमो क्लास हमारे सभी प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट फ्री कंटेंट के रूप में। आपको फेसबुक पेज, हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशंस एंड ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। इसके साथ आपको सारे वीडियो चाहिए, उसके पीडीएफ चाहिए, क्विक रिवीजन नोट्स चाहिए तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक पेज के बाद हमारा जो स्पेशली एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। हमारा अपना खुद का ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप प्ले स्टोर से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे आपको इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक। तो चलते हैं पूरा चैप्टर देख लेते हैं कि चैप्टर क्या कहता है। और आपको बता दूं कि यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे क्लास की नोटिफिकेशन एंड मैसेजेस मैं आपको देता रहूं, जिससे आपकी बोर्ड की परीक्षा सही टाइम पे सही डायरेक्शंस में हो सके। मेरी पूरी टीम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, ठीक। तो चलते हैं, बात करते हैं आज का। आपको चैप्टर दिख रहा होगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या कहता है। और उसी का जो पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया, तो केमिकल रिएक्शंस। तो बात करते हैं नंबर फर्स्ट हेडिंग की। क्या करते हैं, नंबर फर्स्ट हेडिंग की बात करते हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। देखो स्टूडेंट, जब रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं। तो यहां से ध्यान देना कि वह प्रक्रम जिसमें नए गुणधर्म या गुणधर्मों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है उस प्रक्रम को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक। अब देखो बोल रहा है कि उसको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। दो फेज देखना, बोल रहा है कि वह प्रक्रम जिसमें नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनते हैं हम उन्हें रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। तो इनमें ध्यान देना कि रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थों का होना बड़ा जरूरी होता है। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में दो पक्ष होते हैं। नोट करके यहां लिखिएगा स्टूडेंट्स, आप इसी जगह नोट करके कि रासायनिक अभिक्रिया में दो पक्ष या दो पक्षों का भागीदारी होता है, दो पक्षों का भागीदारी होता है, जिसे हम क्रमशः अभिकारक व उत्पाद कहते हैं। जो देखो स्टूडेंट, अभिकारक और उत्पाद की बात कर दिया तो ये चीज ध्यान देना होगा। तो यहां से ये चीज ध्यान देना कि यदि कोई पदार्थ हमारे पास है ए एंड ये किसी बी के साथ मिलके किसी सी का निर्माण कर रहा है, ठीक।
तो ध्यान देना कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये क्या है, अभिक्रिया में भाग, यानी अभिक्रिया के पहले की दशा एंड अभिक्रिया के बाद की सतह, इसको कहते हैं, हम इसको बोल सकते हैं क्या कि अभिक्रिया के प्रारंभिक दशा या अभिक्रिया के पहले की दशा, और ये है अभिक्रिया के बाद की दशा। ठीक, तो अभिक्रिया के जो पहले पार्टिसिपेट करते हैं हम इसको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट? अभिकारक। अभिकारक यानी रिएक्टेंट, ये हमारे पास अभिकारक है। ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्पाद। मतलब ये ध्यान देना कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। क्या होता है? अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पे ए एंड बी क्या हैं? ए एंड बी हमारे पास अभिकारक हो जाते हैं और सी मेरे पास क्या हो जाता है? उत्पाद हो जाता है। क्या होता है? उत्पाद, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में। हम इन्हें ऐसे सिंपल फॉर्म में इन्हें आर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इन्हें हम पी से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब चीज ध्यान देना कि यहाँ पे बात होती है अभिकारक के डिफिनीशंस की एंड बात होती है उत्पाद के डिफिनीशंस की। तो डिफिनीशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग छोटा सा कर लेते हैं, किसको? अभिकारक। अभिकारक तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? लिखेंगे वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहा जाता है। ठीक, जैसे ए तथा बी। अब इधर बात करेंगे स्टूडेंट, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास? उत्पाद आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? उत्पाद की बात कर लेते हैं। अब देखो इधर उत्पाद एंड ये है भाई साहब अभिकारक। उत्पाद में क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं या प्राप्त होते हैं, उन्हें उत्पाद कहा जाता है। जैसे सी। ठीक, अब देखो ये दोनों केसेस हो गए। अब हम बात करते हैं इसे लगे हाथ एग्जांपल्स की। एग्जांपल में क्या बात कर लेते हैं स्टूडेंट? एग्जांपल में ये बात करते हैं कि इधर हमको लेना पड़े, जैसे हमने ले लिया Mg, यानी क्या ले लिया? Mg। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। आप जानते हैं ये क्या है? मैग्नीशियम है। ठीक, मैग्नीशियम की अभिक्रिया यदि हम किससे कराते हैं? O2 यानी वायु से। किससे? ऑक्सीजन यानी वायु से करा लेते हैं तो क्या बनता है मेरे पास? मेरे पास बनता है MgO। क्या बनता है? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा स्टूडेंट? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनके तैयार हो जाएगा। अब देखो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेटा वो क्या है मेरे पास?
इसको हम कहेंगे ये मेरे पास उत्पाद बना है। क्या बना है? ये मेरे पास उत्पाद बना है। और ये क्या है? ये है अभिकारक। क्या है? ये है अभिकारक। और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी अभिकारक हो जाएंगे। ठीक, ये भी क्या हो जाएंगे? अभिकारक हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान देना कि कभी भी अभिकारक और उत्पाद की जो संख्या होगी वो 2 या 2 से अधिक हो सकती है। 2 या 2 से अधिक ये भी हो सकते हैं और 2 या 2 से अधिक ये भी हो सकते हैं। और जो ये पूरा हमारा यहाँ पे एक बंडल दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं गिव्स अस, यानी ये सिंबल है किसका? रासायनिक अभिक्रिया का। क्या है? ये सिंबल किसका है? ये सिंबल है रासायनिक अभिक्रिया का। तो इस चीज को ध्यान देना। आप कभी भी आप इसको बच्चे ऐसे लिखते हैं डैश करके, बस ऐसे नहीं बेटा, अब इसको तीर से दिखाएंगे, ये रासायनिक अभिक्रिया को ही दिखाता हुआ नजर आएगा। मतलब कभी भी हमको क्या देखना होगा कि जब हम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, क्या करते हैं? यहाँ पे गर्म करते हैं, तो मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो उत्पाद होता है। बाकी जो अभिक्रिया के पहले वाले, एक चीज भी कह सकते हो, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। क्या? आप ऐसे कर लो, नीचे लिख लो इसी के, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहते हैं, एंड राइट हैंड साइड को हम क्या कहेंगे? उत्पाद होंगे। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के लेफ्ट हैंड साइड वाला जिधर एरो होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होगा? अभिकारक होगा, एंड राइट हैंड साइड मेरे पास क्या होगा? उत्पाद होगा। तो जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर चलते हैं आगे। जल्दी से ये कॉपी कर लो स्टूडेंट्स, आपका कॉपी हो गया होगा। ठीक, आपका ये कॉपी हो गया होगा। थोड़ा सा कॉपी करने में दिक्कत है तो जस्ट लाइक हम कैमरा ऊपर कर देते हैं आपका। ठीक, तो अब आपको शायद दिख रहा होगा पूरा। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा हम बना देते हैं इसको, आप काम करते रहिए। अब इसको कॉपी करते रहिए। थोड़ा सा मिस्टेक है तो हम इसको अभी पूरा कर देते हैं इसका। ठीक, अब कंप्लीट हो गया होगा, आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, जब इतना हम कंप्लीट करते हैं तो आगे बात करते हैं कि हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हमको दिखाई दे सकता है। ओके, इतना कॉपी हो गया होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स, आपको पहले थोड़ा सा ऊपर नहीं दिख रहा था। ठीक, चलो अब हमको बात करनी है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होंगे उसके लक्षण क्या होंगे, उसके सिम्टम्स क्या होंगे। ठीक, तो सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो सिम्टम्स में क्या करना होगा, यहां पे हमारा हेडिंग फर्स्ट हो जाएगा, क्या हेडिंग सेकेंड हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण चलो देखो, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षणों की बात करेंगे तो लक्षण तो बड़ा भिन्न भिन्न होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के हमको लक्षण देखने के लिए मिल जाते हैं। क्या? डिफरेंट टाइप्स के लक्षण देखने के मिल जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट पॉइंट फर्स्ट लक्षण की बात करें, पॉइंट फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि पॉइंट फर्स्ट मेरे पास यदि आता है, क्या आता है? पॉइंट फर्स्ट मेरे पास आता है, तो पॉइंट फर्स्ट में हम देखेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें गैस निकल सकता है। क्या निकल सकता है? गैस निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? गैस का निकलना। अब देखो, गैस के निकलने के में हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल यदि हमको देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम यदि कोई भी जिंक है, क्या है? जिंक के दानादार टुकड़े हैं, यदि हम उसको HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यदि हम डालते हैं तो यहां से हमारा ZnCl2 बन के तैयार हो जाता है
और हाइड्रोजन गैस हमारा क्या होता है स्टूडेंट, बाहर निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस यानी बाकी जो गैसेस हैं वो भी बाहर निकल सकती हैं। यदि गैस कभी निकल रहा है, आप कोई भी रिएक्शंस करा रहे हो, जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हो तो वहां से भाप निकल रहा है, मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे फॉर्म में। दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा, गैस का निकलना एंड अवक्षेप का बनना यानी पीपीटी फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी प्रेसिपिटेट। तो यहां से क्या करेंगे, अवक्षेप का बनना। देखो अवक्षेप का बनना, अवक्षेप के बनने में भी हमारे अलग अलग केसेस हैं। यदि एग्जांपल आप डील करना चाहते हो आप एग्जांपल बुक में देख लीजिएगा, बट हम अभी दिखा दे रहे हैं आपको। यदि मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमारे पास बनता क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है एंड लेड आयोडाइड बनता है। जो लेड आयोडाइड होता है ये होता है पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट को हम कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं, अवक्षेप। ये अवक्षेप होते क्या स्टूडेंट, अभी बता रहा हूं आपको। अवक्षेप, अब देखो ये कैसा होगा, ये पीले रंग का होगा। कैसा होगा, ये पीले रंग का होगा। अब पीले रंग का मतलब तलहटी में बैठ जाएगा। कैसे, जैसे समझना ध्यान से कि ऐसा कोई बर्तन होगा, इसमें यदि पहले से हमने क्या डाल दिया है, KI डाल दिया, यहाँ पे पहले से क्या हो, पहले से PbNO3 का होल ट्वाइस प्रेजेंट हो। क्या हो, PbNO3 का होल ट्वाइस प्रेजेंट हो। अब जैसे इसको डालेंगे तो यहाँ पे नीचे तलहटी में क्या बन जाएगा, नीचे इसके तलहटी में एक लिक्विड से ज्यादा हार्ड कोलाइडी सॉल्यूशन जैसा पीपीटी यानी अवक्षेप बन जाएगा। किसका, PbI2 का। जो PbI2 होगा वो प्रेसिपिटेट होगा जिसको हम PPT से इंडिकेट करेंगे एंड इसको अवक्षेप बोलेंगे। ये कैसा होगा, येलो रंग दिखाएगा यानी पीले रंग का नजर आएगा। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इसी के तीसरे पॉइंट में हम चलेंगे। अवक्षेप के बनने के बाद तो बोलेंगे कि रंग का परिवर्तन होना। क्या बोलेंगे, रंग का परिवर्तन, रंग का परिवर्तन होना। तो मतलब देखो रंग के परिवर्तन होना, ढेर सारे मटेरियल हैं जो रंग की परिवर्तन दिखाते हैं। जैसे जस्ट लाइक आप दूध के साथ कॉफी मिलाते हो तो देखो दूध अलग है, कॉफी अलग है, या चाय देखो ब्लैक होती है, दूध हमारा व्हाइट होता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो वहां पे रंग परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। मतलब कहीं ना कहीं उस चाय में केमिकली रिएक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नंबर 4 की बात कर लेते हैं इसी लक्षण में। तो कह सकते हैं कि तापमान में परिवर्तन होना। कैसा, यहां से कह सकते हो तापमान में परिवर्तन होना, तापमान में या तापमान का परिवर्तन होना। देखो जब तापमान के परिवर्तन की बात करेंगे आपको पता होगा कि चीनी, आप कभी भी चीनी ले लेना तो उससे अच्छा आपका एग्जांपल्स हमको सेट होता है। सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल्स आपके ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज का मतलब एक नॉर्मल वाटर लीजिए, उसमें दो चम्मच आप ग्लूकोज डालिए। देखिए जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं वो केमिकली रिएक्शंस कंप्लीट करता है। या फिर आप कोई चूना वाला रिएक्शंस देख लीजिए, कभी आप एक बुझा हुआ चूना कभी भी किसी पानी में डालिए तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो मतलब वो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, हम अभी आगे इसी चैप्टर में डील करेंगे उसको। ठीक, तो वहां पे तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नंबर 5 लास्ट है जिसको हम कहते हैं अवस्था परिवर्तन। क्या बोलते हैं, अवस्था का परिवर्तन होना। तो देखो चेंज स्टेज की बात करते हैं, यहाँ पे अवस्था का परिवर्तन होना। ठीक, तो अवस्था के परिवर्तन भी आपको दिखाई देंगे। जस्ट लाइक जैसे हमको बात करें कि अवस्था में परिवर्तन हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी जल है, जैसे देखो H2O है, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। हम लंबे समय तक इसको छोड़ देते हैं, गर्म कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, ये H2O लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। मतलब ये कैसा था, ये बर्फ के फॉर्म में था। कैसा था, बर्फ के फॉर्म में था, ये अब जल के फॉर्म में हो गया। ठीक, तो कहीं ना कहीं अपने अवस्था को चेंज दिखा रहा है। तो मतलब जो केमिकली रिएक्शंस होंगे उनके कुछ सिम्टम्स, ऐसे 4 छोटे छोटे लक्षण हमको दिखाई दे सकते हैं। क्या देख सकते हैं, 4 छोटे छोटे लक्षण हमको दिखाई दे सकते हैं। इतना हो गया, कोई डाउट, एनीवन कोई डाउट होगा आप नीचे कंप्लीट कर लीजिएगा।
ठीक, नीचे आप उसको कमेंट दे सकते हैं, जल्दी से इसको करिए स्क्रीनशॉट या फिर करिए नोट्स। फिर चलते हैं हम आगे, देखते हैं कि अगला हमारा क्या कहता है हेडिंग्स। मेरे पास अगला हेडिंग है जिसका नाम है यहाँ पे नंबर 4, ठीक, रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक समीकरण की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन में, लिख लो डिफिनीशंस, किसी भी रासायनिक परिवर्तन में दो या दो से अधिक गुणधर्म, अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले, आपस में मिलकर नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिन्हें गणितीय समीकरण के द्वारा या इन परिवर्तनों को लिखना, इन रासायनिक परिवर्तन को गणितीय समीकरण की भांति व्यक्त किया जाता है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन को व्यक्त करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे तीर द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो अब इसको करिए जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। तीर द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, अब देखो ये तो हमारा तीर द्वारा व्यक्त हो गया। जैसे बोल क्या रहा है कि इसके दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? इसके दो भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो हमने क्या देखा कि मेरे पास नए पदार्थ बोल रहा है कि परिवर्तन में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब एक भाग तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे अभिकारक हो जाएगा। अभी हमने पीछे बात किया था, अभिकारक हो जाएगा।
ये अभिकारक आपस में मिलके क्या करेंगे, ये जो तीर का निशान है ये किसका, ये समीकरण का निशान है, और इधर क्या बनाएंगे, ये उत्पाद का निर्माण करेंगे। ठीक, ये तो हमको बताया गया कि अभिकारक मिलेंगे, इनमें परिवर्तन होगा। ये इनकी संख्या कितनी हो सकती है, 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। ये दोनों आपस में मिलकर सी का निर्माण करेंगे। जो सी होगा वो नए गुणधर्म वाला होगा, वो ए बी से क्या होगा, पूरा अलग होगा। क्या होगा, ए एंड बी से पूरी तरीके से वो क्या होगा स्टूडेंट, अलग होगा। तो ये जो बीच वाला ये जो दिखाई दे रहा है, इनको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ये सिंबल जो है वो है किसका, यहाँ पे समीकरण का है। किसका है, समीकरण का है। तो आपसे कभी पूछे कोई कि एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जस्ट लाइक इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो डिफिनीशन आप सिंपल तरीके से ऊपर कह सकते हो। और यहाँ पे एक चीज बात ध्यान रखना कि जो अभिक्रिया लिखने की विधि होती है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा आपसे कर लें तो बड़ा जरूरी है। क्या, थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं तो बड़ा जरूरी होता है कि कैसे हम अभिक्रिया को लिखते हैं। तो इसी समय 4A कर लो, इसी जगह 4 का A, इसमें करेंगे क्या कि रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण के साथ हम रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं या अभिक्रिया कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया लिखने की विधि, लिखने की विधि। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया लिखने की विधि की बात करते हैं बेटा, तो सबसे सिंपल तरीके से लेना कि हमारे पास कोई भी पदार्थ हो, क्या हो, कोई भी पदार्थ हो, यदि वो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, क्या कि अभिक्रिया के दाहिने तरफ, क्या अभिक्रिया के दाहिने तरफ की बात करेंगे, तो नंबर फर्स्ट करेंगे क्या कि अभिक्रिया लिखो समीकरण के पूर्व, समीकरण के पूर्व वाले यानी पहले वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक कहा जाता है तथा अभिक्रिया के बाद वाले पदार्थों को, अभिक्रिया के बाद वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे यहां कर लो स्टूडेंट्स, ये देखो ये अभिक्रिया के पूर्व है, ऐसे करके तो इधर थोड़ा सा लिखो, और ये लिखो बाद में क्या हो जाएगा, उत्पाद, एंड पूर्व में क्या हो जाएगा, पूर्व में यहाँ पे अभिकारक। ओके, ठीक, ये हमारा हो गया पूरा सेशन, इतना कंप्लीट हो गया। अब देखो ये तो पॉइंट फर्स्ट हुआ। पॉइंट 2 में क्या करेंगे, समीकरण लिखते समय लिखो यहाँ पे, समीकरण लिखते समय अवस्था को प्रकट किया जाता है। किसका अवस्था बेटा, पदार्थ का। ठीक, जैसे द्रव को लिक्विड से L से, कामा ठोस को S से, एंड गैस को G से, एंड जलीय विलयन को जलीय विलयन इक्वस से नहीं हो पाएगा। ठीक, डोंट वरी, अभी उधर जगह है,
जलीय विलयन, जलीय विलयन को इक्वस से तथा अवक्षेप, अवक्षेप को पीपीटी से प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक, पीपीटी से प्रकट करते हैं। आपको दिख रहा होगा पूरा। ठीक, तो अब देखो इतना तो हमने देख लिया कैसे दिखाते हैं स्टूडेंट, कैसे लिखते हैं इन सबको। इसे ध्यान देना, जैसे हम एग्जांपल इसी तरह सेट कर लेते हैं। ठीक, जैसे मेरे पास क्या हो सके यहाँ पे, ठीक, जस्ट लाइक एक एग्जांपल छोटा सा हम चूज कर लेते हैं। जैसे मेरे पास अभी हमने एग्जांपल ले लिया, मेरे पास जिंक है ना, ये कैसा स्टूडेंट, ये सॉलिड है, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे सॉलिड लिखेंगे इसको। एंड मेरे पास NaCl है, मतलब सॉरी मेरे पास हो गया HCl। HCl कैसा है, ये लिक्विड है, तो इसको L ऐसे दिखाएंगे। अब मेरे पास क्या बन रहा है, मेरे पास दूसरा कोई बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है, तो इसको हम G से दिखाएंगे। एंड इसको वैसे भी दिखा सकते हो आप। एंड उसके बाद बेटा आप सिंपल तरीके से कवर कंपाउंड बनेगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ZnCl2। ये कैसा है, लिक्विड बनेगा, तो इसको हम L से दिखाएंगे। तो अब ऐसे बड़ा आसानी से इसको दिखा सकते हैं। ओके, यदि अब कुछ और निशान होते हैं, क्या इस समय कुछ और निशान होते हैं, नोट करके लिखना हो तो लिख लो कि जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, जब हम गर्म करते हैं, गर्म किसी वजह का करना होगा, किसी भी समीकरण को गर्म करना होगा, किसी अभिक्रिया के समीकरण को जब हम गर्म करते हैं, तो लिख लो यहां में नोट करके, नोट कि समीकरण लिखो, अभिक्रिया, अभिक्रिया को या अभिक्रिया में ताप देने पर डेल्टा, ऐसे डेल्टा का चिन्ह प्रकट किया जाता है, डेल्टा का चिन्ह प्रकट किया जाता है। मतलब बेटा इसको यदि गर्म करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डेल्टा का चिन्ह कर देंगे। ओके, तो भी ये सही हो जाएगा, कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, यदि एक चीज और इसी जगह ध्यान देना, इसी पॉइंट फर्स्ट इसको कर सकते हो, तो पॉइंट 2 कर लो इसी जगह। यदि इसके ऊपर कुछ उत्प्रेरक होगा, कभी कुछ उत्प्रेरक लिखना हो तो लिखना अभिक्रिया के ऊपर, या समीकरण कर लो, समीकरण के ऊपर उत्प्रेरक, उत्प्रेरक लिखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे मेरे पास कभी जैसे एक एग्जांपल हम अभी सेट आउट कर ले यहाँ पे छोटा सा, तो छोटा सा एग्जांपल सेट आउट करते हैं। तो क्या मेरे पास हो जाएगा, एग्जांपल में मैंने बना लिया H2 + N2 ना, ये बनाते हैं अमोनिया, आगे पढ़ाऊंगा। अमोनिया बनता है इसमें, तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे Fe होता है, तो हम Fe को ऊपर लिखते हैं। एंड इसके साथ होता है MO, मॉलिब्डेनम होता है, तो इसको भी हम ऊपर लिख सकते हैं। ठीक, अब टेम्परेचर होगा तो क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। यदि प्रेशर होगा तो प्रेशर को भी हम नीचे लिख देंगे। किसमें, देखो जो प्रेशर होते हैं, दाब होते हैं, तो ताप को हम डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, यानी गर्म लिखना होगा तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो गर्म कर रहा है तो कुछ ऐसे, यहाँ पे मान नहीं बता रहा कि कितना गर्म कर रहा है। यदि बोले कि 200 डिग्री सेल्सियस गर्म करना पड़ेगा, तो इस डेल्टा को हटा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। कितना कर देंगे, 200 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। यदि बोल रहा है कि इतना दाब पे 500 एटीएम दाब, तो 500 एटीएम दाब का मतलब होगा यहाँ पे हम 500 एटीएम लिख देंगे ना। तो इसका मतलब समझ आएगा कि कोई भी चेक करने वाला समझ आएगा कि इसमें हमने दाब लिखा है, तो एटीएम को चूज करना पड़ेगा ना। तो वो दाब ताप आपको दिया जाएगा जो आपको लिखना होगा। लेकिन जो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक में आप सिंपल तरीके से जो रिएक्शंस के ऊपर आप उत्प्रेरक को बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं होगा। आप इतना कॉपी कर लो, फिर चलते हैं आगे। कैसे देखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, कैसे हम चेकआउट करते हैं। जल्दी इसको कॉपी करो स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट अब चलते हैं 5वें हेडिंग के पास। 5वां हेडिंग मेरे पास क्या हो जाएगा, 5वां हेडिंग हमको सिंपल तरीके से मिलेगा कि हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण
समीकरण का या को संतुलित करना, यानी जो केमिकल रिएक्शंस होंगे उसको कैसे बैलेंस करेंगे, इस फेज को देखते हैं ना। तो देखो केमिकल रिएक्शंस को कई फेज करते हैं। पहले हम एक रिएक्शंस लेते हैं, एक होता है अनुमानिक विधि, एक होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है? हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हम क्या करते हैं, अनुमानिक विधि को छोड़ देते हैं, इसको अनुमान लगाया जाता है कि कितना होगा, दोनों को काउंट करके लिखते हैं। और दूसरा होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, जो एनसीईआरटी के पैटर्न पे दिया है। ठीक, तो हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं किसको, हीट एंड ट्रायल मेथड को ही, जो हमको बड़ा अच्छा से दिखाई देगा। तो हम एक समीकरण चूज कर लेते हैं, कोई भी समीकरण चूज कर लेते हैं। तो मेरे पास एक समीकरण हम ले लेते हैं यहाँ पे, जिसका मेरे पास जैसे H2SO4, क्या मेरे पास है, जिंक है। ठीक, क्या है ये, जिंक है। ठीक, जिंक की अभिक्रिया हो रही है किससे, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट है। क्या है, नहीं जाने दो, ऐसे लिखो, छोड़ो। जिंक है, उसके साथ H2SO4 है। क्या है, H2SO4। ये बना क्या रहा है, ये बना रहा है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो अब देखो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास सॉलिड है, तो हम इसको क्या कर देंगे, अभी हमने पढ़ा कि इसको सॉलिड लगा देंगे। ये मेरे पास लिक्विड है, तो इसको लिक्विड लिख देंगे। ये मेरे पास लिक्विड बन रहा है, तो इसको लिक्विड। एंड ये गैसियस है, तो गैसियस। अब इसको देखना ये है कि आखिरकार ये रिएक्शंस बैलेंस है कि नहीं है। क्या है, बैलेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा अभिकारक की संख्या, और दूसरा देखना होगा हमारे पास उत्पादों की संख्या। तो हमको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ में तीन चीज इंडिकेट करना पड़ता है। पहला बात करना पड़ता है हमको एलिमेंट्स नंबर, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या ठीक कि यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तत्वों की बात कर लेंगे, कौन कौन से तत्व मिल रहे हैं। ठीक, तो एक तो ऐसे हो जाएगा। दूसरा हमारे पास होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, यही आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। यही बोले थे हमने अभी पहले, अभिकारक हो गया। तो अभिकारक हो गया। ठीक, तो अभिकारक लिखना कुल तत्वों की संख्या, या कुल परमाणु कर लो, कुल परमाणु की संख्या। ठीक, अब इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, राइट हैंड साइड। इस साइड की बात कर रहा हूं, राइट हैंड साइड। इधर क्या आ जाएगा, उत्पाद आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो इधर भी लिखते हैं क्या, कुल परमाणुओं की संख्या इधर परमाणुओं कर लो, ढेर सारे लोग हैं। ठीक, अब इसको भी ऐसे कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा इस साइड ऐसे। ठीक, कोई डाउट किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा डिब्बा बन गया, ये वाला डिब्बा ये वाला बन गया, और ये वाली डिब्बा यहाँ पे बन के तैयार हो गई। अब चलो, अब बात करते हैं नंबर फर्स्ट, कितने एलिमेंट्स हैं। नंबर फर्स्ट हम जिंक को दे देते हैं, जिंक है। दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है, हमने तीसरे हमारे पास सल्फर है, और चौथा मेरे पास ऑक्सीजन है। ठीक, तो चलते हैं भाई, चलते हैं ऑक्सीजन के पास। इसको और नीचे कर लेते हैं। ठीक, अब देखो सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कितना नंबर है स्टूडेंट, 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ठीक, कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नंबर 4। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पे जिंक कितना है, 1, एन सल्फर कितना, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2। ठीक, एंड मेरे पास सल्फर कितना हो गया, 1, एंड मेरे पास ऑक्सीजन कितना है, 4। ठीक, मतलब ये स्टूडेंट्स हैं कि हमारे तरफ जो अणुओं की संख्या होनी चाहिए वो दोनों तरफ बराबर है। कैसी है, दोनों तरफ बराबर है। दोनों तरफ बराबर है तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम लिख लेंगे यहाँ पे कि LHS इक्वल टू कितना है, RH ना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हैं। लेकिन दूसरे एग्जांपल्स को हम सेट आउट करते समय, ये तो एग्जांपल हमको समझ में आ गया कि एक एग्जांपल हमने लिया जो दोनों तरफ ऐसे कंप्लीट कर रहा है। यदि एग्जांपल्स सेट हो गए, बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या करेंगे,
ठीक, आप एक एग्जांपल पहले कॉपी कर लो। हिट एंड ट्रायल मेथड यही कहता है कि पहले हम एक तरफ चेकआउट इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे, हो जाएगा। जस्ट लाइक मेरा दूसरा एग्जांपल अभी हम ले लेते हैं। अब इसको हम मिटाएंगे यहां से, ठीक। अभी हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो दूसरे एग्जांपल में हम क्या करते हैं, मेरे पास सपोज Fe है, क्या है मेरे पास Fe है। हमने Fe प्लस H2O गिव्स अस FeO। 3 भी कर सकते हो, ऐसे 3 नहीं कर सकते हो, यहां पे कर लो Fe2O4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक। ये वाला कहानी हमको बता रहा है, ठीक। मतलब ये क्या है प्यारे, यहां पे हो जाएगा ये गैस, ये मेरे पास हो जाएगा सॉलिड्स, ये मेरे पास हो जाएगा लिक्विड एंड ये हो जाएगा सॉलिड। देखो अवस्था परिवर्तन हो रहा है, ठीक। तो अब तो इसको मिटाना पड़ेगा हमको, इसको भी मिटाना पड़ेगा, इसको भी एंड इसको भी। हमने इतना मिटा देंगे, ये आपका बॉक्स हर समय काम आता रहेगा। अब हमको क्या देखना है, Fe आया है, Fe कर देते हैं, हाइड्रोजन आया है और ऑक्सीजन आया, 3 लोग आ रहे हैं, ठीक। अब तो इधर की संख्या बात करते हैं, इधर कितना है, Fe 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। बात करते हैं इधर, इधर कितना है, Fe कितना है स्टूडेंट, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है एंड सॉरी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ठीक। अब देखो इधर 1 रहेगा ना, 1 है, ठीक। अब हमको बड़ा अब दोनों तरफ तो बराबर है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, क्या करेंगे, एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे और उन न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसके लिए, संतुलित होने के लिए। सपोज स्टूडेंट यहां मैं स्पेशली इस कंडीशन से मैं बात करूं तो इसके रिस्पेक्ट में उसको बैलेंस करना होता है। किसको करना होता है, इसके रिस्पेक्ट में उसको हमको बैलेंस करना पड़ता है। तो Fe2O4 सॉरी Fe3O4 होता है, मिस्टेक हो गया, यहां कर लो, ठीक। तो यहां कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। अब देखो इस वाले टेंडेंसी में हमको तो नजर आ रहा है, हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस तो बड़ा आसानी से तो होगा नहीं, इतना जल्दी तो कोई होने वाला है नहीं। तो हमको पहले स्टेप में, पहले चरण के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले श्रेणी को, ठीक। हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो यहां 3 से मल्टीप्लाई यदि करते हैं, ठीक, और उसके साथ यहां जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहां पे 3 हो जाएगा। बोलो बात पक्की है। उसके बाद अब बात करते हैं इस वाले सीरीज में, यहां पे हमको हाइड्रोजन में देखो दोनों तरफ बराबर हैं, अभी हाइड्रोजन केस को छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, उधर 1 है, तो हमको इधर 4 करना पड़ेगा, ठीक। पहले हम 4 कर लेते तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो हाइड्रोजन का नंबर बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। जब हाइड्रोजन 8 हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, 4 का इंटू इसमें करा सकते हैं और 4 का इंटू इसमें करा सकते हैं। तो मतलब हमारी रिएक्शंस पूरी तरीके से टोटली बैलेंस हो जाएगा। मतलब ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये 3 एंड ये 8 एंड ये 4, तो हमारा ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, जब हमको ऐसे स्टेज में इसको दिखाना पड़ेगा तब, ठीक। ओके, कोई डाउट नहीं। तो आप इसको धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करिएगा कि आखिरकार केमिकल रिएक्शंस हम क्यों लिखते हैं ऐसे, और केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। तो आपको बताऊं, आपने क्लास 9th में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण नियम, ठीक, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगा तो उसमें उत्पादों की संख्या और, मतलब ध्यान देना कि जो अभिकारकों की संख्या होती है, ये क्या है, ये अभिकारक हैं। क्या है, ये अभिकारक हैं। तो अभिकारक का कुल भार जो होगा वो उत्पाद के कुल भार के बराबर होगा। क्या होगा, अभिकारक का कुल भार जो होगा वो उत्पाद के कुल भार के बराबर होना चाहिए। ये कहता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ना। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि इधर टोटल पदार्थों की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या और रिएक्शन के बाद हुई परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमारा रिएक्शन पूरी तरीके से विस्थापित कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा अथवा नहीं दिखाई देगा। ओके, इस चीज को आपको पता होना चाहिए।
अब इसको आप कंप्लीट करिए। चलते हैं दूसरे फेज के पास। दूसरा हमको एक छोटा सा टर्म अभी देख लेते हैं, फिर चलते हैं हम रिएक्शंस के प्रकार के पास।